हेलो स्टूडेंट्स, विवर्तन की पिछली क्लासेस के अंदर हमने वृत्ताकार द्वारक और वृत्ताकार चकती के कारण विवर्तन को डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम सीधी कोर पर विवर्तन को डिस्कस करेंगे कि यदि मान लीजिए कोई हमारे पास स्रोत रखा हुआ है S, इससे A दूरी पर एक सीधी कोर मैंने लगा दी है, तो इसके कारण इससे आगे B दूरी पर जो पर्दा है उस पर हमारे पास कैसा तीव्रता का पैटर्न होगा। देखिए, यहाँ हम पिछली क्लास की बहुत कुछ हिस्से को भी काम में लेंगे। यहाँ पर एक बेसिक बात, अगर हम ज्योमेट्रिकल शैडो के हिसाब से बात करें तो ज्योमेट्रिकल शैडो ये कहती है कि ये जो पी डैश है ये तो शैडो रीजन होना चाहिए, ये डार्क होना चाहिए, और पी जो जस्ट एक्सेल पे आ रहा है और उससे ऊपर वहां एक समान तीव्रता होनी चाहिए। जस्ट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ये कहता है कि जहां पर शैडो का जो भी रीजन आएगा, कहीं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन की जो शैडो रीजन है वो पूरा डार्क होना चाहिए और उससे ऊपर वाला पार्ट पूरा चमकीला होना चाहिए। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के हिसाब से ये डार्क होना चाहिए, ये पूरा चमकीला होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में जो हमें फ्रिंज पैटर्न प्राप्त होता है, अगर उसको देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूं तो यहाँ पर अगर ये यहाँ से देखें तो लगभग जीरो तीव्रता से बढ़ते बढ़ते जो हमारा एक्सियल पॉइंट P है इस पे नॉर्मल इंटेंसिटी से थोड़ी कम होती है और प्रकाशमान क्षेत्र में तीव्रताओं में हमें कुछ फ्रिंजेस प्राप्त होते हैं। यानी जो हमारा डायरेक्ट इल्यूमिनेटेड रीजन है वहां पर भी कांस्टेंट इंटेंसिटी नहीं है, कुछ दूरी तक फ्रिंजेस हैं जहाँ एकदम पीक आ रहा है, लो आ रहा है, पीक आ रहा है, लो आ रहा है। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे ये इंटेंसिटी नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमारी नॉर्मल इंटेंसिटी है, इससे ऊपर और नीचे कितना चेंज है। अब यहाँ पर विवर्तन का क्या रोल है उसको देखें तो हमने ये माना कि जो पी से हम शिफ्ट करते हैं तो इसकी लोकेशन यहाँ भी हो सकती है और नीचे हो सकती है। जब हम पी डैश पे विवर्तन की बात करते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ओ डैश को हमें पोल मानना पड़ेगा। ओ डैश को जब हम पोल मानते हैं तो हमारे तरंगाग्र के एक तो नीचे का हिस्सा वो तो उल्टी है, ऊपर का हिस्सा ओ डैश डब्ल्यू है। मीन्स हमारे पास पी डैश पे जो इंटेंसिटी है जिसके कारण आयाम आना है वो कौन सा हिस्सा है, ओ डैश डब्ल्यू। इस ओ डैश डब्ल्यू में भी ये हिस्सा रुका हुआ है। मीन्स पी डैश पे जो आयाम आना है, जो तरंगों का आयाम आना है, उसमें इस आधे तरंगाग्र का ये हिस्सा तो आ ही रहा है और डिपेंड करेगा यहाँ कितने HPZ रुके। हम पूरी उसी थ्योरी पे बात करेंगे। आपने पिछली क्लास को अगर ढंग से देखा तो ये हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। हम उसी पैटर्न पे चलेंगे। वहां पर भी हमने ये देखा था कि कितने HPZ रुक रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी तीव्रता आनी, तो भाई सीधी सी बात है कि ये कितने तरंगाग्र को रोक रहा है। आगे का हिस्सा तो पूरा दे रहा है। अगर मान लीजिए एक तरंगाग्र को रोकेगा तो अगर ये एक तरंगाग्र को रोकेगा तो उसके कारण निश्चित ही यहाँ पे E2, E3, E4 तो अवेलेबल है, तो परिणामी आयाम E2/2 हो जाएगा। इंटेंसिटी सेकेंड HPZ की इंटेंसिटी की हाफ हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये इसको थोड़ा और नीचे शिफ्ट करें जिससे कि यहाँ पर 2 HPZ रुक जाए, तो अब 3, 4, 5, 6 अवेलेबल हैं, तो हमारे पास जो परिणामी आयाम आएगा वो E3/2 होगा। परिणामी इंटेंसिटी E3 की इंटेंसिटी की हाफ हो जाएगी। यानी जैसे जैसे P डैश को P से नीचे शिफ्ट करता जाऊंगा उतने HPZ उठते जाएंगे, उतने HPZ उठते जाएंगे, उतनी तीव्रता घटती जाएगी, शून्य नहीं हो रही। क्योंकि आपने एक HPZ रोका तो E2/2 आ गया, 2 रोका E3/2 आ गया, 3 रोका E4/2 आ गया, 4 रोके E5/2 आ गया। यानी हमारे पास हर अवस्था में कुछ न कुछ आयाम आ रहा है, कुछ न कुछ तीव्रता आ रही है, शून्य नहीं आ रही, डार्कनेस नहीं आ रही। और इसी के कारण आप जितना यहाँ से नीचे शिफ्ट होंगे आप देखिए धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। कब तक, जहां पर हम विवर्तन की सीमा से बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ हमें लगभग शून्य इंटेंसिटी मिलेगी। तो इस तरह से शैडो रीजन में अगर देखें तो जितनी दूरी पर होंगे हम केंद्र से, यानी अक्षीय बिंदु से जितना दूर हैं उतनी तीव्रता कम होगी, लेकिन शून्य कभी भी नहीं होगी, कोई फ्रिंजेस नहीं है, यहाँ एक समान तीव्रता है।
इसी तरह से अगर पी पे बात करें तो पी पे तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आधा एचपीजेड आ रहा है तो उसके कारण तीव्रता आएगी। तो यहाँ पे ये समझने का रीजन है कि जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उस ज्योमेट्रिकल शैडो मीन्स हमने यहाँ पे एज लगाई, तो ये जो जस्ट इसका एज पॉइंट आ रहा है, एज पॉइंट पे इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी नॉर्मल है उससे कम है। क्यों? क्योंकि आधा एचपीजेड आ रहा है, यानी नॉर्मल इंटेंसिटी से लगभग आधी इंटेंसिटी है। और उससे नीचे जितना जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, शून्य नहीं होगी। शून्य तब होगी जब हम विवर्तन सीमा से बाहर चले जाए। तो ये इसका ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। अब अगर हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जो पी डबल डैश बिंदु जो कि अपने आप में इसका इल्यूमिनेटेड रीजन है, तो इस इल्यूमिनेटेड रीजन के लिए इसके पोल को मानना पड़ेगा O2। अगेन यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा ऊपर का जो रीजन है वो आधा तरंगाग्र तो हरदम एक्सपोज्ड है और नीचे के तरंगाग्र का कुछ हिस्सा एक्सपोज्ड है। क्योंकि यहाँ पे पोल पॉइंट O2 हो गया तो ऊपर का हिस्सा तो पूरा आ ही रहा है, यानी आधा तरंगाग्र तो हरदम है, यानी आधे तरंगाग्र की तीव्रता तो हरदम है। नीचे तरंगाग्र में कितना हिस्सा है? अगर इसके अंदर एक एचपीजेड निकल रहा है तो तीव्रता एक एचपीजेड प्लस आधा तरंगाग्र, यानी तीव्रता जैसे मैंने पहले डिस्कस करी थी वो तीव्रता ज्यादा हो जाएगी। यहाँ देखने की बात है कि अगर एक एचपीजेड गया, देखिए एक एचपीजेड अपने आप में पूरे तरंगाग्र से 4 गुना तीव्रता देता है, क्योंकि वहां परिणामी आयाम E1 होता है। तो अगर यहां से एक एचपीजेड पास हुआ तो उसका आयाम E1 है, कंप्लीट का E1/2 होता है, यहां उसका आधा है तो E1/4 प्लस E1 हो गया। तो E1 प्लस E1/4 हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ा तो तीव्रता भी बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ एकदम चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो। अब मान लीजिए ये इस तरह का, इसमें 2 एचपीजेड पास हो, तो 2 एचपीजेड पास होने की कंडीशन में E1 माइनस E2 शून्य तो नहीं होगा लेकिन तीव्रता कम हो जाएगी, यानी लगभग आधी से थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और इसीलिए आप देखें ये वो स्थिति है जहाँ इस क्षेत्र से एक 1 एचपीजेड पास हुआ है, ये वो स्थिति जब यहाँ से 2 एचपीजेड पास हुए हैं, 3 होने पर पुनः यहाँ पर चमक आएगी। इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि एकांतर रूप से कुछ फ्रिंजेस आएंगी जिनकी तीव्रता लगातार घटती जाएगी और उसके बाद नियत हो जाएगी। तो एक सीधी कोर पर विवर्तन से हम 2 कंक्लूजन पे आते हैं। पहली बात, सीधी कोर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी लगभग पूरे तरंगाग्र की आधी के इक्वल है। उससे जैसे जैसे ज्यामितीय क्षेत्र में जाते हैं तीव्रता घटती है, लेकिन शून्य नहीं है, लगातार घटती ही जाएगी जितनी दूरी तक जाएंगे। ये निर्भर करेगा कि उस एज के कारण कितने एचपीजेड हमारे रुक रहे हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो प्रकाशमान क्षेत्र है उसके अंदर अगर जाएंगे तो हम पाएंगे कि आधे तरंगाग्र के अतिरिक्त जब हमने यहाँ पोल O2 माना तो आधे तरंगाग्र की तीव्रता तो आधी हुई है, लेकिन जो एडिशनल आ रही है वो ज्यादा हो सकती है, इसलिए तीव्रता ज्यादा कम यहाँ एकांतर फ्रिंजेस बनेगी, उसके बाद एक समान तीव्रता आएगी। इस तरह से हम सीधी कोर के विवर्तन को डिस्कस करते हैं। इस लेसन के 2 हिस्से हमने भी करे। पहला किया था जहां हम विवर्तन क्या होता है और प्रकाश के विवर्तन के 2 प्रकार थे। उसके बाद हमने फ्रेनेल विवर्तन की बेसिक कंसेप्ट की बात की, एचपीजेड की, और हमने 3 उदाहरण इसमें डिस्कस किए एज पर सिलेबस, वृत्ताकार द्वारक, वृत्ताकार चक्ति और सीधी कोर। इतने हिस्से से आप ये मान के चलिए, क्योंकि हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा सेकेंड यूनिट में एडिजर फ्रिंजेस और उससे संबंधित न्यूटन्स रिंग, फैब्री-पेरेट इटैलियन वगैरह हम पहले ही कर चुके हैं। और विवर्तन के इतने हिस्से कर लेने से निश्चित तौर पे हमें एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। साथ में लगभग सेकेंड यूनिट का जितना वेटेज है उसका 90% कवर हो जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं, सेकेंड यूनिट के हिसाब से जितना हिस्सा मैंने व्यतिकरण का एडिजर फ्रिंजेस एंड ऑनवर्ड में कराया था और विवर्तन का अब तक का जितना हिस्सा बताया है, इसमें 6.5 नंबर वाला प्रश्न सामान्यतः मिल जाता है। 3 नंबर का न्यूनतम 1-2 प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं 1.5 नंबर का मीन्स इस यूनिट का जो वेटेज हम रफली अज्यूम करके चलते हैं, ऑन एन एवरेज 15-16 नंबर का एवरेज मान के चलते हैं, तो 14-15 नंबर के प्रश्न यहाँ तक हमारे आ जाते हैं। तो हमने एक तरह से मेजर सेकेंड यूनिट का पोर्शन कर लिया है। कुछ हिस्सा हम आगे की क्लासेस में करेंगे
उसके बाद हम अगली यूनिट पे चलेंगे। थैंक यू। आज की क्लास यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।